देख रही हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, आज खुसूसी प्रोग्राम करेंगे और जैसे कि पिछले हफ्ते भी आपने देखा था कि हमने खुसूसी प्रोग्राम किया था और आज मुख्तलिफ बैकग्राउंड में स्टूडियो में नहीं हूँ, यकीनी तौर पे आज प्रोग्राम बाहर कर रही हूँ और एक ऐसी शख्सियत के साथ प्रोग्राम करूँगी आज जो कि ना सिर्फ बड़े दबंग स्टाइल में कराची में से उठे बल्कि फेडरल तक गए, फेडरल में भी बड़े अहम पोजीशंस और टास्क पे रहे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिलीवर भी किया। और अब इस मौजूदा सूरत हाल में अगर हम केयर टेकर सेटअप की बात करें सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, तो आज भी एक बड़े ही दबंग किस्म के वज़ीर, सूबाई वज़ीर मेरे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पे उनकी वजारत के हवाले से और जो ओवरऑल चूँकि ज़ाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट लेवल पर है जो रहा माजी में भी, उस सब पे भी बात करेंगे। तो आज मेरे साथ ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस धागा साहब। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कि मैं तो बड़ी आपकी ख़ुद भी मोतरफ़ हूँ और बड़ा, क्योंकि कराची से आपका ताल्लुक़, मैं ख़ुद कराची से, तो आपके हवाले से, क्योंकि कराची से हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों को इस तरह से स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिलती है ओवरऑल पाकिस्तान में और कि वो अपना आगे कदम बढ़ाएं और जाएं और फिर उसके बाद डिलीवर कर सकें। तो लेकिन बहुत लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें यकीनन आपका भी नाम आता है, आपकी तारीफ़ बहुत की जाती है और लोग कहते हैं कि बड़े दबंग किस्म के आप इंसान हैं, जहाँ भी रहे, जो भी टास्किंग, जो भी पोजीशन मिली उसमें डिलीवर किया। इवन लोग ये कहते हैं कि खौफ की अलामत है ना, क्योंकि जो करप्ट लोग हैं या जो जितने भी माफियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ऐसा क्या है आप ख़ुद समझते हैं कि जो आपको सबसे अलग बनाता है और लोग ये बात करते हैं, तो ऐसी क्या वजह है और वो कौन सी कॉम्पिटेंसी है जिसके हवाले से हम बार बार देखते हैं कि बड़ी मिसिंग नज़र आती है हमें, ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेसी में भी हमने माजी में देखा। और जब जो वज़रा वगैरह हमारे पास काबीना में होते हैं उनसे भी लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो क्या चीज़ आप समझते हैं जो आपको मुनफरिद करती है लोगों से? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये कहूँगा कि आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मुबालगा है मेरे बारे में, तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई उस तरह से डिफरेंट आदमी हूँ, लेकिन ये है कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, हमारी सोसाइटी में जिसको हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी में भी आपको मिलेंगे, और बहुत से लोग आपको पॉलिटिशियंस में मिलेंगे कि जो कि इस मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो करते हैं। मेरा शायद ताल्लुक़ भी ऐसे ही लोगों से है कि जो चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसको पूरा किया जाए, और उसमें मेरा चूँकि एक्सपीरियंस भी है सिंध का और मुख्तलिफ जो हमारे महकमों का, तो शायद मुझे वो एक एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऐसा कोई मुनफरिद काम कर रहा हूँ जो शायद दूसरे न कर सकें या ना करते हों। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन दिस, आपने कहा मुबालगा, वो कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी काबीना है, ठीक है, वज़ीर आला सिंध भी हैं इस वक्त, केयर टेकर, सारा सिस्टम है, लेकिन एक ही शख्स उठता है और वही खाली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस जिगर के साथ बात करता है जो रियल और एक्चुअल बात हो, तो डेफिनेटली फिर आपको तो कहेंगे ना कि आप मुख्तलिफ है लोगों से, वरना हर बंदा बात कर सकता है खुल के जिस तरह से आपने बात की थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे काबीना के लोग हैं वो अपने अपने महकमों के अंदर बड़ा एक टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और मेरा चूँकि थोड़ा बहुत मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहा हूँ, इस सूबे में मुख्तलिफ महकमों में भी रहा हूँ, तो मेरा एक मीडिया के साथ अपना एक ताल्लुक़ भी है। हाँ। तो बाज़ औक़ात तो मुझे ज़्यादा अप्रोच कर लेते हैं, ज़्यादा मुझसे बात हो जाती है या ज़्यादा पब्लिश कर देते होंगे, बट आई डोंट थिंक कि दूसरे महकमों में कोई कम काम हो रहा है, सब लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अब सवाल ये कि आपने रेवेन्यू का चार्ट संभाला, ठीक है, पूरे सिंध में हम देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, ज़मीनों का बड़ा बुरा हाल है और खातों का बहुत बुरा हाल है,
मैनिपुलेशन है, फ्रॉडेंट के बहुत ज़्यादा मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आए जब आपने ऐलान भी किया, अनाउंस किया कि जी उन तमाम लोगों को एक्सपोज करेंगे, ख़ास तौर पे जो इन तमाम धंधे में इन्वॉल्व भी हैं, और उसको तोड़ेंगे भी, ब्रेक करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मगर जब ऐलान किया तो उसका नतीजा अभी तक लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे तब आपके पास टाइम भी बहुत कम है और काफ़ी टाइम गुजर भी चुका है, तो इसका जो नताइज हैं उसके एज वैल्यू एस्पेक्ट अगर मैं देखूँ तो वो क्या है अब तक, और एज़ फार एज़ क्या हुआ है? देखें, इसकी अगर आप कहें कि रिकॉर्ड की ये तकरीबन सब जगह रिकन्स्ट्रक्शन है। तो रिकॉर्ड में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं कि इसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए होगा और हमें काम करना होगा। यकीनन ये चंद दिनों या चंद 2-4 हफ्तों में नहीं हो सकता। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम इंक्वायरियों में जाएं या उस किस्म की जिसको एहतसाब में जाएं, जिसका हमारे पास ना वक्त है ना मैंडेट है। एक निगरां काबीना का एक मुख्तसर मौका होता है, कुछ वक्त होता है जिसमें हम डिलीवर करना चाहते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो फ्रंट एंड है, जो पब्लिक का जो इंटरफेस है हमारे साथ, उसमें हम आसानियाँ लाएँ कि लोगों को जो तकलीफ़ होती है हमारे दफातर से कि इधर कामों में डिले होता है या पैसे मांगे जाते हैं या गड़बड़ की जाती है रिकॉर्ड्स में, उसको ठीक करने के लिए जितना जल्दी हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकें, और फ्रंट एंड पे हम फैसिलिटेशन का ऐप्स बना रहे हैं। ये थोड़े दिनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुझे उम्मीद है कि हम इसका पायलट शुरू कर देंगे। ये ऐप ये होगा कि आप अपने मोबाइल से जितने भी रेवेन्यू में काम होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए सेल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, एयरशिप सर्टिफिकेट है, इस तरह की जो चीज़ें जिनमें महीनों लग जाते हैं और लोग धक्के खा रहे होते हैं दफ्तरों के, तो उसको हम एक ख़ास टाइम लिमिट के साथ उस ऐप में आपने जब अप्लाई कर देंगे, उसके अंदर अपने स्कैन कर देंगे पेपर्स, तो उसके बाद घर बैठे आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मिल जाएगा। अब ये एक बहुत एम्बिशियस किस्म का प्रोजेक्ट है जो कि हमारे यहाँ जाके इतने पुराने सिस्टम्स हैं उसमें करने के लिए, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको हम अगले हफ्ते पायलट कर देंगे और अगले महीने हम इंशाल्लाह पूरे सिंध में इसको करेंगे, और उसको हम परसू करेंगे कि हमारे जो टाइम है अगले 3-4 महीने में उसको हम कामयाब कर जाएँ। तो अगर ये हम कर जाते हैं तो उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमारे दफातर की एफिशिएंसी बेहतर होगी, हमारे दफातर में जो रश होता है वो रश भी कम होगा, तो हमारे अमले के लिए भी फ़ायदा है ये कि जल्दी वो काम कर सकेंगे, और पब्लिक के लिए फ़ायदा है कि पब्लिक को जो डिलेज़ होती हैं या फिर उनसे को पैसे मांगे जाते हैं, तो हम ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर लें। तो ये एक हमारा एक हक कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर काम करेंगे। पीछे रिकॉर्ड जो गड़बड़ हुआ है तो उसको हम सारी वेरिफिकेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है तमाम ज़िलों में, वो अगले महीने में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी उस तरह की एंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिकॉर्ड को ख़राब किया, तो वो सारे एंट्रीज़ हम उस रिकॉर्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सक्सेसफुली कर लेंगे, लेकिन उसमें हम काफ़ी हद तक हमें उम्मीद है कि जिस तरह की टीम्स के साथ हम काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को काफ़ी बेहतर कर लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम नई टेक्नोलॉजी के साथ और एक जिसको मॉडर्न आउटलुक के साथ हम दफातर को री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इनटू पब्लिक। इट इज़ एम्बिशियस, 3 महीने में शायद ये बहुत बड़ा एम्बिशियस हमारे लिए टारगेट है, बट लेकिन हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि आप ही की बात से मेरा सवाल अगला दूसरा था, लेकिन अब मैं पहले इसी पर आ जाती हूँ थोड़ा सा कि डिजिटलाइजेशन, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग। आई वाज इन चाइना अभी लेटली रिसेंटली, सो आई वाज ऑन दिस के डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बहुत बड़ी। तो डिजिटलाइजेशन पे तो पूरी दुनिया में काम हो रहा है, बट इट इज़ हम इसको थोड़ा लेटली अंडरस्टैंड करें, अगेन दैट इज़ द डिलेमा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि डेफिनेट सी बातें होनी चाहिए। अब आप तो बहुत अच्छा काम करके जा रहे हैं, यू हैव मेड दिस पॉलिसी एज वेल, यू गोइंग टू मेक इट एग्जीक्यूशन एज वेल, एज फार एज यू आर टेलिंग इन कंसर्न एज वेल। बट हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें आप करके जाएंगे, ठीक है, वो जो हुकूमतें मुंतखब आएंगी वो अपने मालिक खुद होती हैं, तो वो तो इसको रिवोक कर देती हैं या पॉलिसी इसको चेंज कर देती हैं या उसका जो तसलसल है वो टूट जाता है पाकिस्तान में, तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे यकीन है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे है कि जो हमारी मुंतखब हुकूमतें होती हैं उनको आवाम का बड़ा ख्याल होता है, और वो यकीनन ये चाहेंगे कि जो हम उनके लिए फैसिलिटेशन का काम पब्लिक के लिए करके जा रहे हैं वो उसको चलाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको चलाएंगे, उनको एक समझे रेडीमेड काम मिल जाएगा। हमारी जो 2-3 महीना मेहनत करके उनको बना के दे देंगे तो वो प्रोसीजर वो चलाएंगे। लोगों को जो एक सहूलत आ चुकी होगी वो शायद उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि आपकी नॉलेज में होगी ना ये बात कि डिजिटलाइजेशन जो हमारे मुल्क में जिसको करप्शन कहते हैं, मैं बेसिकली उसको लीकेजेस कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसको लीकेजेस का नाम दिया जाता है इन एडवांस टर्मिनोलॉजीज इन मॉडर्न टाइम। तो वो जो लीकेजेस हमारे पास हैं
वो लीकेजेस डिजिटलाइजेशन जब आप करते हैं तो वो अब ये तो नहीं कह सकते कि पूरे 100%, बट ये एट अ सर्टेन टाइम उसके बहुत चांसेस खत्म हो जाते हैं, लाइक मोर देन 50%। ये तो क्लेम करते हैं दुनिया में, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं एंड यू हैव सीन इट बाय योरसेल्फ। तो जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं, आपको पता है उनके फिर अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें चूँकि ये बहुत ज़्यादा जो है लीकेजेस ख़त्म होने का वो होता है, तो उसमें उनके अपने इंटरेस्ट जो है वो फिर सफ़र करते हैं। तो वो क्या वाकई करेंगी? आपको ये आपको ये रियलाइजेशन है कि मतलब हाँ वाकई ऐसा होगा या फिर क्योंकि हाँ। एक दफ़ा पब्लिक जब उससे आदी हो जाएगी उस फैसिलिटी की, तो लोगों का भी एक उनके ऊपर होगा यकीनी प्रेशर होगा, और मेरा ख्याल है मुंतखब हुकूमतें भी एक चाहती होंगी कि लोगों को ये फैसिलिटी मिले। तो मैं नहीं समझता कि उसको ख़त्म करना इतना आसान होगा। बनाना भी मुश्किल होगा, लेकिन आई गेस बनाना भी मुश्किल होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट दिस। है मुश्किल काम है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये आसान काम नहीं है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एम्बिशियस है, बट थोड़ा सा एम्बिशियस होना ज़रूरी है, वरना चीज़ें बेहतर करना मुश्किल है। ऑफ कोर्स। अच्छा, हमने आप ही के मुंह से सुना, सिस्टम का लफ्ज़ सुना था हमने एक, और सिस्टम का हम बहुत सुनते हैं। हमने पिछले दिनों ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के साथ भी मैं इंटरव्यू करी थी, तो सिस्टम की उसमें भी बहुत बात हो रही थी, और ख़ास तौर पे इस सूबे को लेके, मतलब यू हैव देयर इन फेडरल, यू वर देयर एवरीवेयर, सो यू नो इस पर्टिकुलर सूबे को लेके सिस्टम की बहुत बात की जाती है, और सिस्टम से शायद हर कोई वाकिफ़ हो चुका है, अगर अपेरेंटली मैं कहूँ या एट द बैक एज वेल कहूँ। तो ये सिस्टम क्या चीज़ है और कौन लोग हैं, और इन लोगों के जो नाम है वो खुलकर क्यों नहीं लिए जाते? कभी आपने इससे पहले वाले सवाल में मेरे जवाब में आपने कहा कि जी हम फोकस कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे, हम जो है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्यों हमारे यहाँ अगर एक छोटी चोरी करने वाले को हम सज़ा नहीं देते और फिर हम कहते हैं कि जी सॉरी सज़ा दे देते हैं और फिर हम कहते हैं कि बड़ी चोरी करने वाले को सज़ा नहीं देंगे, तो जो माशरती बैलेंस है वो बैलेंस बहुत डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो कैसे होगा? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, अकाउंटेबिलिटी, हम जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं चल सकती। एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो कि शुरू होता है, जैसे हम कहते हैं ये हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती हैं, हाँ जी, हमारे असेंबलीज़ में, ये इनका बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए, और सबसे बड़ा किरदार इन्हीं का ही होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी में, कि वो सारे डिपार्टमेंट्स की वो करते हैं, ऑडिट्स को देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने और भी इदारे बनाए हुए हैं, जिसमें FIA है, नैब है, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट सूबों में। अब ये उनके एक फोकस काम है, उनके लिए ये अकाउंटेबिलिटी या चीज़ों को ठीक रखना या करप्शन को पकड़ना, ये उनका फोकस्ड काम है। अगर हम एज से केयर टेकर गवर्नमेंट इस काम को शुरू कर देंगे, तो ना हमारे पास वो वसाइल हैं इसको करने के, ना इसको ख़त्म करने का लिए टाइम है। तो ये रखना चाहिए, उन इदारों के पास ये होना चाहिए कि जिसके लिए ये इदारे जो मुख्तस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नैब, हाँ जी, या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, या FIA है, तो इनको ये काम करते रहना चाहिए। अगर निगरान हुकूमत ये समझे कि जी हम अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे इस तरह, वो मेरा ख्याल है एक अननेसेसरी डाइवर्जन है फ्राम दी थिंग्स विच कैन बी टर्न राइट। जैसे कि डिजिटलाइजेशन की मैंने बात की, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात की, तो ये चीज़ें जो हम पॉजिटिव काम कर सकते हैं उसकी तरफ से फिर डाइवर्जन हो जाएगी, और हम फिर इसी में पड़े रहेंगे कि जी फला एंट्री किसने की और क्यों की, और ये फिर एक अनएंडिंग प्रोसेस है जो कि 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। बट अगर इसी में मैं ये ऐड ऑन करूँ कि जाहिर सी बात है, जहाँ आपके पास जाहिर बात आपने चार्ज लिया तो आपके पास एक तरीके से सारा खाता आ जाता है ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। ऑफ कोर्स वो नैब और वो तो सारे इदारे हैं, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर सेल्फ, योर पोजीशन इज़ आल्सो वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। तो आपने वो भेजा तो होगा ना कि ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आई हैव यू नो द डाउट्स, ये मतलब नज़र आ रहा है, जो सामने नज़र आ रही होती है चीज़ें कि ये देखें ये रेड लाइंस हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी इस तरह के डाउटफुल किस्म के काम हुए होते हैं, नैब तकरीबन सबकी इंक्वायरियाँ कर रही होती है, हमसे रिकॉर्ड्स लेते ही रहते हैं वक्तन फ़क्तन। तो वो जहाँ पे भी वो समझेंगे कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो करेंगे, एंड वी विल हेल्प देम। ओके अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। बहुत देर से कहा जा रहा है ब्रेक लेने का, एंड आई एम गोइंग, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी मिनिस्ट्री से लेके। रिसेंटली हमने देखा है कि रीशफलिंग हुई है मुख्तियार कार की, 128 मुख्तियार कार सिंध में जो हैं वो रीशफल हुए, ठीक है। और
तब्दील हो गए। अब लोगों का ये है कि जी ये तो रीशफल हुए हैं, ये हटाए नहीं गए, तो वो जो काम वो सिस्टम के अगर कराची में बैठ के कर रहे थे तो वही वो सखर में भी बैठ के करेंगे, वही वो हैदराबाद में भी करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा वो, मैं एक बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है वो लाइन वाला, वो जो ब्लड लगने वाला मुंह को, तो वो तो ये दूसरा ये कि एक और मार्केट की ख़बर है, मैं इसलिए आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि ये बात है कि जी जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध धरेजो साहब, ठीक है, सिस्टम के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनके साथ रात दिन वो लोग बैठे होते हैं जो सिस्टम के बड़े करीबी लोग हैं और जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। फिर उन्हीं को जो है वो सेटलमेंट एंड सर्वे डायरेक्टर हैदराबाद की भी पोस्ट दे दी है एक और। तो अगर सिस्टम को ब्रेक करना है तो सिस्टम के लोग ही फिर कैसे अगर उसका हिस्सा रहेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, और सिर्फ रीशफलिंग से कैसे ये मामले सही हो सकते हैं? देखिए, आपने जो बात की ना रीशफलिंग की, हमारे जो निगरान हुकूमत कहीं से नए बंदे भर्ती करके नहीं ला सकते कि आप कहेंगे जी अब मुख्तियार कार जो है पूरे सिंध के 178 हमारे अगर वो हैं ताल्लुके, तो उसके लिए नए लोग आ जाएं। नए लोग तो नहीं आएंगे डेफिनेटली, उन्हीं लोगों को रीशफल करते हैं। रीशफल करने का मकसद ये होता है कि बाज़ लोगों के इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं बाज़ पोजीशंस पे, और फिर उस पोजीशन के साथ वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी उनका डेवलप हो जाता है, उस तरह के ताल्लुकात होते हैं, तो मिल के एक जो मामला चला रहे होते हैं और चीज़ों में उसमें जो ख़राबियाँ पैदा कर रहे होते हैं, तो फिर उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को रीशफल करें। जैसे हमने कुछ लोगों को यहाँ से लेके शहदाद कोट भेज दिया, लाड़काना भेज दिया, तो उससे ये हो गया कि यहाँ से जो उनका इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हुआ, नए लोग आए, उनसे तवक्को की जाती है कि उनका उन सारे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही कोई हम सारे फरिश्ते कहीं से ले आएंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शिकायतें फिर भी आती रहेंगी। ये एक कंटिन्यूस काम है कि मज़ीद कोई अगर हमारे पास हमारे जो इस वक्त हमने सेटअप किया है उसमें भी अगर कोई गड़बड़ करता है तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। लेकिन ये कि वो ब्रेक करने के लिए जो चलता हुआ जो है कि जिसको आप सिस्टम का नाम दे रही हैं, जो तो उन सारे मामला नहीं, आपने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने तो वहाँ से लफ्ज़ उठाया है। नहीं, ये जनरल एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि रीशफल करें लोगों को। हाँ। बाकी जहाँ तक आपने बात की अभी दारेजो की, हाँ। ये उन लोगों में से जो कि रहे तो डेफिनेटली वो भी इन्होंने सारे इसी दौर में काम किए, हर दौर में उन्होंने काम किए होंगे। हमारे पास वही ऑफिसर्स हैं जिनको हम रीशफल करके लाए हैं अपने पास, तो उनके साथ हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। मेरी अपनी तवक्को है कि ही इज़ अ गुड ऑफिसर और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर कहीं पे भी जो होगा तो नोबडी जिसको कहना अबव अकाउंटेबिलिटी, मेरे साथ जो भी काम करेगा इंशाल्लाह हम उसकी काम पे नज़र भी रखेंगे और उनसे अच्छा काम लेंगे। सर, बहुत खूबसूरत बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैंने फेडरल के वाले से भी कुछ चीज़ें से पूछनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है बहुत देर से, तो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है मोहम्मद यूनुस धागा साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो उनके पास है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा और अहम एक और सवाल आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड करने जा रही हूँ। अभी मैं एक निजी महफिल में थी पिछले दिनों, और वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे, और वहाँ पे जब तकरीरें हो रही थी, शाया था बेसिकली, ये एक हमारे बिज़नेस फ्रेंड है उन्हीं के घर पे, तो वहाँ पे लोग दुआएं दे रहे थे, मतलब ये भी नहीं कि बहुत दुआएं दे रहे थे इस बात की। और मैं देख रही थी कि वहाँ होम मिनिस्टर भी थे, उनसे भी लोग कह रहे थे कि खुदा के वास्ते कि हमारी जो ज़मीनों पे कब्ज़े हैं ना, इनका कुछ करके दें हमें, बिकॉज़ ये जो मसला है ये बहुत ही देरीना, और वो कहते हैं ना कि जड़ों में बैठने वाला मसला बेसिकली ये है इस वक्त। और सिंध की जो लोगों की ज़मीनों पे उस पर तो अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि जी फेक रिकॉर्ड्स हैं, कब्ज़े हैं, जाली जो है सारी खाते बनाए हुए हैं, और आपको पता है उसके लिए जब अदालतों में लोग जाते हैं तो 100 साल बाद, तो अभी 2 साल पहले आपने देखा था एक फ़ैसला आया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपके जैसा कोई वज़ीर चार्ज लेता है, तो अगर आप भी इस पीरियड में अगर ये ना कर सकें, तो फिर मैं बता रही हूँ फिर ये कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये आपकी बात सही है कि ये एक बहुत बड़ा देरीना मसला है, और जैसे आपने कहा ना कि देरीना और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि लोगों ने 2-2, 3-3 किस्म के रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। आपके पास भी रिकॉर्ड उसी ज़मीन का है, मेरे पास भी उसी का है, हम दोनों कोर्ट में गए और कोर्ट में फ़ैसला नहीं हो रहा। अब
बे फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके पास कोई वो नहीं रहता इख्तियार, अगर वो करना चाहे भी, अगर जेन्युइनली भी अगर किसी हम रेवेन्यू ऑफिसर से कहेंगे सारे तुम अपने कब्जे ख़त्म कराओ, तो कहते जी हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसकी बात वो सही होती है। हम ये कर रहे हैं बैकग्राउंड में कोशिश कि अगर हम डिजिटाइजेशन कर लेते हैं, जिसके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, डिजिटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि डिजिटाइजेशन से एक दफ़ा किसी का रिकॉर्ड क्लियर होके आ गया ऑन वेबसाइट, तो वो आप भी देख सकते हैं, सारे दूसरे लोग भी देख सकते हैं, एंड इट इज़ बिकम अ पब्लिक रिकॉर्ड इन पब्लिक डोमेन। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि फिर उसमें धांधली करना, उसमें दो नंबरी करना नामुमकिन, अगर नहीं भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें वही इसीलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों का हल उसमें, कि फिर अगर दूसरा एक 2 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा और उस तरह कब्जे नहीं हो पाएंगे। और इस वक्त भी जितने, जैसे आपने कहा कि वो बेसिकली कब्जे हुए हैं वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स पे हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि डिजिटाइजेशन से पहले हम रिकॉर्ड को क्लीन करें। क्लीन अप में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें से काफ़ी निकल जाएंगे कब्ज़ों के या जाली कागजात। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे। अब बहरहाल आप कितना 3 महीने में कितना काम कर सकते हैं, इसी अगर आप कहेंगे सारे लोग बहुत इतने सालों का जो है वो मसला हल हो जाए। लेकिन अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ अगर हमने कदम सही रख लिया और रिकॉर्ड को थोड़ा बहुत क्लीन हमने कर लिया, तो उससे मेरा ख्याल काफ़ी ये मसले हल होंगे, काफ़ी हल होंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम जिस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं अगले 2-3 महीने में हम काफ़ी चीज़ें निकाल लेंगे। चलें, अच्छा बहरिया टाउन की बात करती हूँ। बहरिया टाउन ऑफ कोर्स मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली लेकर आया, ख़ास तौर पे जो अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो बिल्डिंग सेक्टर है, उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आया, और एडवांस तर्ज ज़िंदगी, मॉडर्न सेटअप और कंस्ट्रक्शन का एक नया उसने सारा जो सिस्टम है वो मुतारिफ़ करवाया। काबिल तहसीन मतलब काम किया पूरे पाकिस्तान में। हमने देखा कि आए मुल्क के कोने कोने में हम देखते हैं कि बहरिया टाउन है। लेकिन अब कराची में हमने देखा बहरिया टाउन 1, जो कि बहुत बड़ा कहा जाता है कि जी लैंड स्कैम है, ठीक है। और बहरिया टाउन 2 को भी अब लोग कह रहे हैं कि ये इसी तरह से जो है वो लैंड स्कैम है। तो आपने इसके बारे में अभी तक कुछ किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके हवाले से भी जो लैंड स्कैम वाली जो मैं बात कर रही हूँ, स्कैम वाली, वो इसलिए कर रही हूँ कि इसके हवाले से कोर्ट्स में भी पिटिशंस हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से और इस तरह के जो और स्कैम्स बन रहे हैं इतने बड़े बड़े, इस पर कोई हाथ डाला, कुछ किया? देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब भी तकरीबन दे दिया। जो आपने बहरिया 1 की बात की, तो बहरिया 1 आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से एक बाकायदा इसका फ़ैसला हुआ कि जी जो लैंड है इसके अगेंस्ट में एक पैसे जमा कराए जाएंगे, और तो अब उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन और उसका सारा जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ही रखा हुआ है। तो इसलिए हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अब ये तो बहरिया टाउन 1 की बात होगी, अब 2 भी अब आ रहा है। अब 2 को अगेन मैं आपको बताऊँ, 2 की भी कोर्ट में केस चल रहा है इस वक्त, हैदराबाद वाला, ठीक है, वो भी कोर्ट में केस चल रहा है। और वहाँ पे भी जो कोर्ट ने हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स से जो रिकॉर्ड मांगा है वो उधर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब कोर्ट डेफिनेटली उसके बारे में कोई ना कोई फैसला करेगी और उस फैसले के मुताबिक हम पाबंद हो गए। जहाँ पे सिविल कोर्ट्स का या हायर कोर्ट्स का मामला आता है तो वहाँ पे फिर हमें उन्हीं की डायरेक्शंस पे चलना। अच्छा, लेकिन अब ये बहरिया टाउन का मामला नहीं है ना खाली, इसी तरह के और भी लैंड स्कैम्स हैं बहुत ज़्यादा कराची में, और कराची में तो बहुत ही हो गए हैं। तो इस पर कोई, इसके लिए कुछ कोई कर रहे हैं कोई कि हाँ जी ये फिल फॉर एक्शन हो? क्योंकि टाइम कम है, अगेन वही वाली बात है, खुद भी कह रहे 3 महीने है, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। मैं आपको एक बात बता, चलें आपने अब इस बात को छेड़ दिया तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो हम इस पर काम कर रहे हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक चला था कराची के ज़मीनों के बारे में, अमीर मुस्लिम महानी साहब जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे मौजूद, वो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। वाटर कमीशन भी उन्होंने बनाया। तो उन्होंने एक अहकाम जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, शायद नवंबर 2012 में फैसला उन्होंने ये किया कि आप अब कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म की सरकारी ज़मीन पे कोई ट्रांसफ़र या कोई म्यूटेशन या कोई किसी किस्म की एंट्री नहीं होगी जब तक कि एक साफ शफाफ अलॉटमेंट पॉलिसी ना लाई जाए। तो वो हमारे पास एक बेंचमार्क ऑलरेडी है डेवलप्ड। हम वही कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि 2012 के बाद जितने भी एंट्रीज़ हुई हैं रिकॉर्ड्स में, ओके, अलॉटमेंट के नाम पे या रेगुलराइजेशन के नाम पे, वो सब हैं सुप्रीम कोर्ट के उस अहकामात की खिलाफ वर्जी। तो हम उसकी जो वायलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की हमारे रिकॉर्ड्स में, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। ओके। और उसके तहत फिर ये जितने भी आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स निकल आएंगे कि जो कि बाद में रिकॉर्ड्स उन्होंने रखवाए हैं अपने, हमारी ये कोशिश होगी कि हम फिर उसका कोई
ऐसा सिस्टम निकालें कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो उसकी कोई रेगुलराइजेशन या कोई तरीका फिर जो सूबाई काबीना उसका फैसला करेगी। लेकिन फ़िलहाल हम रिकॉर्ड कलेक्शन पे काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब सर आपका अपना ताल्लुक भी कराची से, जैसे कि मैंने कहा भी, और एक बिज़नेस कम्युनिटी घराने से भी, और आपको लगता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या बिज़नेसमैन है मिलकर उनको कराची के हवाले से, क्योंकि कराची में हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें फ़ेल हो गई हैं, MKM भी फ़ेल हो गई, पीपल्स पार्टी भी इस तरह से नहीं कर सकी, जमात का भी नहीं उस तरह से पता चलता, PSPI आई गई, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता। तो आपको ये लगता है या कभी इस तरह की कोई ख्याल या कोई बात या कोई जहन में कोई बात है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है कराची की ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आपके जैसे हैं, जो प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कराची के हवाले से बेहतरी, क्योंकि कराची मईशत की रीढ़ की हड्डी है, कराची पूरा मुल्क चलाता है, लेकिन उसको उस तरह से पे बैक नहीं किया जाता जिस तरह से होना चाहिए, शायद बहुत ही मिनिमम परसेंटेज उसका वो होगा। तो कभी सोचे कराची के लोग मिलकर ही कोई कराची की खिदमत करें, कोई सियासी पार्टी बनाएं खुद ही और कुछ कोई हल निकालें, कुछ करें? मेरे ख्याल सियासी पार्टियाँ तो बहुत बन गई ना, आपने कितने जिक्र आपने किया कि जो पहले की थी फिर बनती भी रहीं, फिर बिगड़ती भी रहीं, और नए नए लोग इसमें आ रहे हैं, नई नई पार्टियाँ आ रही हैं। कराची एक यकीनन एक जिसको कहना चाहिए एक बदनसीब सा शहर है बेचारा, जो सारे पाकिस्तान और पूरे सिंध की और हर किसी की भी वो आमदनी का ज़रिया भी बनता है, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो कम से कम दी जाती है। मेरा अपना एक ख्याल है कि कराची में मज़ीद पार्टियां बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग पार्टियां उनको मिल के कराची के लिए एक प्रॉपर लाए अमल बनाना चाहिए। बजाय इसके आपस में ठीक है इलेक्शंस लड़ें एक दूसरे से, एक दूसरे की मुखालफत करें, लेकिन जब बात आए शहर की तरक्की की और उसकी जो है ना जिसको कहते हैं इसके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की, तो फिर सबको मिल के उसको पे काम करना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें फिर सबकी एक जिसमें वफाकी पार्टियाँ भी हैं जो कि कराची में रिप्रेजेंट होती रहती हैं, या जो सूबे की हुकूमत में भी रिप्रेजेंट होती हैं जो पार्टियाँ, वो अगर सब मिल के कराची के लिए एक लाएअमल तय करें कि जी कराची, क्योंकि देखें ये मसला सिर्फ कराची वालों का नहीं है, पूरे मुल्क की मईशत का है। सिटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी इंजन्स ऑफ ग्रोथ। अब बड़े शहरों को, कराची जैसे शहर को जिसके पास इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, इतना पढ़ा लिखा तबका है, उसको अगर आप इग्नोर कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि मुल्क तरक्की करेगा, तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कराची के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये सबको एहसास भी है, मेरा ख्याल है लोग काफ़ी ये समझते भी हैं, जो लोग भी इकॉनमी के साथ डील करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कराची मुल्क की अगर ग्रोथ आएगी तो कराची की ग्रोथ से आएगी, और कराची ग्रोथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके अवाम को फैसिलिटीज़ देने में, ताकि वो मुल्क की मईशत की तरक्की में, ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर सकें। और इसके लिए तमाम हमारी जो हैं पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ जो कराची को रिप्रेजेंट करती हैं या करने का दावा करती हैं, उनको साथ बैठ के एक लाएअमल बनाना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया, अच्छी आपने तजवीज़ दी है। अच्छा, एक आप ही से सवाल करना है क्योंकि आपके अलावा वो कोई नहीं जानता होगा, जो हालात कराची की ज़मीनों के हैं, हम थोड़ा कराची से बाहर भी चले जाते हैं, और जो मामलात यहाँ पर हैं, जैसे मैंने कहा फेक रिकॉर्ड का, और जो कतई कलामी माफ़ी बट आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, कि जो हालात और जो ज़मीनों के साथ रेप कराची में हुआ है, क्या वही ठट्टा, जामशोरो और हैदराबाद की ज़मीनों के साथ भी हुआ है? मेरे ख्याल हमें ये जो अब हम काम कर रहे हैं, हम इन चारों एरियाज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें जामशोरो भी है, कराची के अज़ला भी है, हाँ। और ठट्ठा का ज़िला भी है, और हैदराबाद के जो अज़ला हैं उनमें भी है। हाँ। ये सब जगहों पे ये मसाइल आए हैं और हम इन चारों फोकस करें। जो मैंने बात की आपकी, वो सिर्फ हाँ। कराची से नहीं की, के बारे में नहीं की है, सिंध के पूरे सिंध के लिए की है। और सिंध में चूँकि ये इलाके शहरी इलाके हैं, कराची करीब हैं, तो यहाँ पे ज़मीनों की कीमत और उस लिहाज से एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए फ़ोकस हम इन एरियाज़ में कर रहे हैं। लेकिन हम बाकी सूबों में, बाकी ज़िलों में भी जो सूबे के ज़िले हैं उनमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्लीन हो। जो मैंने आपको बात की फैसिलिटेशन की, तो ये फैसिलिटेशन के जो ऐप्स और जो हम बना रहे हैं सारा डिजिटाइजेशन, ये हर सूबे के हर ज़िले में होगा। तो आज ही हमने जो शहीद बेनज़ीराबाद और नौशर फ़िरोज़ और सांगड़ के अज़ला के DCs के साथ आज मेरी वीडियो कॉन हुई। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटेशन सिर्फ कराची की नहीं हो बल्कि पूरे सिंध की होगी इंशाल्लाह। अब थोड़ा वफाक की बात भी करते हैं ना, क्योंकि आप बड़े अहम ओहदों पर भी रहे। आपने हमने देखा है कि पाकिस्तान को FATF से भी निकालने में अपना भरपूर किरदार अदा किया खान साहब की जब हुकूमत थी, फिर ख़ुद रिज़ाइन भी दिया, चले भी गए। लेकिन जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था और IMF के साथ डील हो रही थी, आप उसका हिस्सा थे। सो
अभी हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं वापस, नवाज शरीफ साहब, तो आप चूँकि IMF के साथ डील का हिस्सा थे, अब IMF की मौजूदा शराइत जो हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस वक्त, ठीक है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो क्या मियाँ साहब मुल्क को माशी मुश्किलात से निकाल पाएंगे, ख़ासकर जो महंगाई है इस वक्त, उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दीजिएगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपने IMF की नेगोशिएशन की बात की, तो IMF से हमने एक अच्छी खासी नेगोशिएशन कर ली थी। और जब हम थे वहाँ पे वाशिंगटन में, हाँ जी, और जब हम यहाँ पे वापस आए, मैं 2019 की आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन बाद में फिर जो हमारी टीम में चेंजेस हुई, हाँ। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2019 की हुकूमत की, उसके बाद नेगोशिएशंस को बहुत बुरे तरीके से जो है ना हैंडल किया गया, जिसकी वजह से आप देखें कि उसके बाद के आने वाले साल में नेगेटिव ग्रोथ हुई मुल्क की। उसी वक्त मैंने छोड़ा, जब इनकी नेगोशिएशंस ठीक नहीं हो रही थी, उस वक्त ही मैंने अलहदी इख्तियार की थी वफाकी हुकूमत से। तो वो नेगोशिएशंस ने यकीनन हमारे लिए खराबी तो ज़रूर पैदा की, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम क्यों IMF के पास बार बार जा रहे हैं। और दूसरा ये कि IMF के पास जो अगर हमारे पास अपना रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा होना चाहिए, कोई ख़राबी हम कर रहे हैं ना अपने निज़ाम के साथ, अपनी मईशत के साथ, कि जिसकी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हमारे पास उन इस्लाहात का अगर अपना कोई प्लान नहीं होगा, तो यकीनन फिर हमें IMF की बात माननी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक की बात माननी पड़ेगी, हमारे दूसरे जो जिसको कहना चाहिए लोन गिविंग एजेंसीज़ हैं, उनसे हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमारा मसला सिर्फ ये रहा है कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान हमने नहीं बनाया प्रॉपर्ली। आज भी अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए, आपके पास है कोई प्लान? आपने कभी सुना, कोई पढ़ा कोई प्लान? कोई भी नहीं है। मुझे एटलीस्ट उसका नहीं पता कि किसी के पास कोई प्लान है। ये सारे जितनी भी हम बातें करते हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म हैं कि जी आज हम ये कर लें, आज वहाँ से हम वो कुछ आ जाएगी, हमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आज हमें वहाँ से कुछ लोन्स आ जाएंगे तो हमारा मामला ठीक हो जाएंगे। यकीनन मुख्तसर अरसे के लिए तो बात ठीक है, लेकिन फिर यही होगा कि 2-3 साल बाद आप फिर वहीं पे खड़े होंगे। तो एक इकोनॉमिक प्लान विद कंप्लीट जो है ना रिफॉर्म्स एजेंडा के साथ अगर आप नहीं चलेंगे, और जिसके ऊपर तमाम पार्टियों के कंसेंसस हो, कहें कि जी ये ठीक है, अगर आज एक पार्टी ए ने कोई काम किया तो कल दूसरी पार्टी उसको उसकी लेग पुलिंग नहीं करेगी। कल को जी कि आज जैसे होता है कि जी बिजली की आज कीमत बढ़ा दी आपने तेल की, अब सबको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी तो तेल बढ़ाना पड़ेगा इनको, लेकिन सब जो है ना वो इल्ज़ाम हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है, 3-4 हुकूमतों के साथ हमने यही देखा है होते हुए। तो वी हैव टू एक थोड़ा सा सैनिटी आनी चाहिए नेशनल लीडरशिप में कि जी इकॉनमी की जब बात हो तो उसके ऊपर एक कंसेंसस हो कि ये मामलात इस्लाहात के हमें करने होंगे, कि ये बार बार जो हम अपने आप को इकॉनमी को तकलीफ़ में डालते हैं, IMF के पास भागते हैं और फिर हम कहते हैं IMF ने ये शर्त लगा दी, वो शर्त लगा दी। तो चूँकि आपके पास अपना कोई प्लान नहीं होगा तो IMF अपनी शराइत पे चलाएगा आपको। तो बेहतर है हम अपने प्लान्स बनाएं, अपना एक रिफॉर्म सिस्टम हो, ताकि जब हम IMF के साथ बैठें तो निगोशिएट करके बताएं कि जी ये देखें हमारे पास अपने प्लान्स हैं, तो आप अपनी जो हमें बता रहे हैं तरकीब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, एक क्विक कमर्शियल पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम बात हो रही थी IMF के हवाले से भी, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। अब जैसे तो प्रोग्राम का चूँकि आखिरी हिस्सा है और इसमें थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कुछ अहम मामलात की भी मज़ीद। और अच्छा, अभी आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया पूरा कि ये तो माशी प्लान तो हो ही गया। एक लफ्ज़ जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जिसका तस्करा आपने जो है क्विकली चाहूँगी अब मैं इसके इन थोड़े से सवालों के जवाब ले लूँ, कि जिसका तस्करा आपने ख़ुद जब आपका पोर्टफोलियो चेंज हुआ ख़ास तौर पे, तब भी आपने किया है प्रेसर में, सिस्टम वाली बात की ये वो। तो इसमें ये जो पोर्टफोलियो चेंज हुआ था या जो रीशफल हुआ या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ मिली और सारा हुआ, तो वो तो CM साहब ने किया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम का लफ्ज़ आपने बताया कि सिस्टम की वजह से हुआ है, तो क्या CM साहब भी सिस्टम का हिस्सा थे? मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। और ये यकीनन CM साहब की अपनी प्रेरोगेटिव है कि किस मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो देते हैं, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल है कहीं कोई मिस रिपोर्ट हुआ होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो मिनिस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे जब रीशफल हुई और आगे पीछे हुई, तो इससे जो रीशफलिंग हुई उससे क्या जो परफॉर्मेंस है पब्लिक डिलीवरी की, उसमें कोई असर पड़ा है आप देखते हैं काबीना में, या फिर आप समझते हैं कि नहीं? देखिए, मैं सिर्फ हमें अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में तो ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वी हैव नॉट स्टॉप फॉर अ डे। और हम अपने जो रेवेन्यू या भी इंडस्ट्रीज़ मेरे पास है, तो उसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स लाएँ,
डिजिटाइजेशन लाएँ, पब्लिक फैसिलिटेशन की ऐप्स लाएँ। तो मैंने तो एक दिन भी अपना काम नहीं रोका। तो मैं नहीं समझता कि सर्विस डिलीवरी कोई मेरी ख़राब हुई है या मेरे डिपार्टमेंट्स की ख़राब हुई है। क्योंकि जो रिलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़ का मामला है, मतलब ये जो झगड़ा था, जो मेरी इत्तलात हैं, वो बहुत बड़ा रहा, वो बहुत बड़ा झगड़ा रहा कि जी किसको कौन सी अभी तक उसकी वजह से हालात ये हैं कि कितनी मिनिस्ट्रीज़ तो अभी तक जो है वो लोकेट भी नहीं हुई इन लोगों के लिए, या उसके मिनिस्टर्स भी नहीं वो हुए, तो वो अभी तक चल रहा है। तो क्या ओवरऑल, इसीलिए मैंने पूछा कि परफॉर्मेंस का इस पर कोई इम्पैक्ट आया पब्लिक के हवाले से? देखिए, मैं अपनी मिनिस्ट्रियों के बारे में तो बता सकता हूँ कि मैं उसमें अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा नज़र आ रहा है प्रॉब्लम, तो हम ज़रूर आपसे कुछ फीडबैक लेंगे और उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, आपको मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि जी वहाँ पे भी हम सारा डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड करा रहे हैं, वहाँ पे भी अलॉटमेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। डेवलपमेंट का जो काम है उसके लिए हमने वर्क्स कमेटी बना दी है हर जो साइट के एरिया में, नूरियाबाद में, ताकि जो वहाँ के अलॉटीज़ हैं, जो उधर के इंडस्ट्री से ख़ुद सुपरवाइज़ करें काम को, क्योंकि उनको ये शिकायत होती है कि जी अरबों रुपए आते हैं फिर काम ठीक नहीं होता। तो हमने कहा कि जी वर्क्स कमेटी हम बना देते हैं, आप खुद टेंडरिंग भी करें, खुद उसकी सुपरविजन भी करें, पेमेंट्स भी आप खुद अपनी निगरानी में करें, ताकि उसमें फिर हम समझते हैं कि कुछ कीमतें में कुछ बचत भी होगी कॉस्ट में और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इस तरह से हम वो रिफॉर्म्स कहीं पे भी हमने नहीं रोके। तो वो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इन दोनों मिनिस्ट्रियों में, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, रेवेन्यू हो, इसमें मुसलसल हम रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं और बेहतरी आती रहेगी इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, मार्केट में एक और बात है, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ज़राए बता रहे होते हैं या मार्केट की खबरें होती हैं कि जी काबीना के अंदर बड़ी फूट है और लोग खुश नहीं हैं सीएम साहब से भी। तो क्या वाकई ऐसा है, हकीकत है, या फिर बस ऐसी बातें? देखें, अफवाहें तो लोग चलती रहती है ना, गॉसिप तो चाहिए लोगों को, तो होती रहेंगी गॉसिप। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हमारे कैबिनेट में कभी कोई इस तरह डिस्कशन हुई है। आप समझते लोग मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है कैबिनेट की हद तक तो मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुस्तकबिल में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप एक काबिल शख्सियत हैं और तजर्बेकार भी हैं, ईमानदार भी लोग कहते हैं, तो मुस्तकबिल में क्या कोई सोचा है पाकिस्तान में सियासत करने का या सियासत में आने का? सियासत देखें डिफ़िकल्ट है इस मुल्क में। सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सियासत जिस तरह हम देखते हैं ना कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अब कराची की अगर मिसाल ले लें या इकॉनमी की मिसाल ले लें, तो एक संजीदगी और एक जिसको कहते हैं ना मैच्योरिटी होनी चाहिए सियासत में, वो नहीं है। एक लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, और उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हुकूमत ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो अपोजिशन सारी बैठ के उसकी तारीफ़ करे, या अपोजिशन से कोई अच्छी मशवरा आए तो हुकूमत उसको ऑन करे कि हाँ जी इस पर हमारी तवज्जो नहीं थी, हमारी अपोजिशन ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। तो जब इस तरह की मेजॉरिटी के साथ हम काम करेंगे तो फिर सियासत करने वाली चीज़ हो जाएगी। अभी मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। अच्छा, तो लेकिन कहते हैं कि अगर आपके जैसे ट्रांसपेरेंट लोग नहीं आएंगे तो फिर ये जो साइकिल है ये जो है वो साफ कैसे होगा, ट्रांसपेरेंट और क्लियर कैसे होगा? फिर बहुत अच्छे लोग हैं सियासतदानों में, बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ से अच्छे लोग आते रहेंगे। और अगर बहरहाल अगर सियासत का कभी कोई अच्छा मौका मिला तो मैं ज़रूर देखूँगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, बस लास्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, मुझे ये भी बताएं कि जो हम देख रहे हैं हालिया सिचुएशन में, ख़ास तौर पे अभी आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप समझते हैं कि जो अभी टाइम बचा है, क्योंकि इलेक्शंस का ज़ाहिर सी बात है जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है, लेकिन डेट अभी तक स्टिल उस पर भी लड़ाइयाँ हैं कि जी अनाउंस नहीं हो रही, कब होगा, डिले हो जाएगा, सर्दियाँ आ रही हैं, ये वो। तो क्या ऐसी सूरत हाल में टाइम लैप्स पड़ सकता है? और ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है केयर टेकर पे कि जी जो उनका काम है इलेक्शन कराना, बस वो नहीं करा रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर हमें समझ लेनी चाहिए कि इलेक्शन कराना केयर टेकर्स का काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। केयर टेकर्स का काम उनको सहूलत देना है। केयर टेकर्स का ये भी काम है कि जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो गई है और दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आएगी, उसके दरमियान के अरसे को अच्छी तरीके से अदा करें अपने फ़राइज़ को। ये नहीं हो सकता कि आप केयर टेकर से कहेंगे जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, काम ख़राब होता रहे आपके आसपास, आप किसी तरफ ना देखें, और किसी को किसी को ठीक अगर करना है तो ठीक भी ना करें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए बेहतर माहौल दे के जाएँ, अपने डिपार्टमेंट्स में बेहतरी करके जाएँ, ताकि उनके लिए मज़ीद बेहतरी करना आसान हो। तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम कोई बहुत ऐसी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम बहुत एम्बिशियस उस तरह से टाइम लाइन्स वाइज नहीं जा रहे कि हम बड़े बड़े काम ऐसे ले लें जो हम पूरा ना कर सकें।
जो भी जो मैंने बातें आपको बताई वो सारी टाइमलाइंस के अंदर इंशाल्लाह हम तो पूरा करने काफ़ी की कोशिश सारी करेंगे। सियासी जमातें और सियासतदान तो नाराज़ हैं बहुत सारे वज़रा से, केयर टेकर के, भाई ये जो है ना ये अपना काम नहीं कर रहे, ये बस बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपसे भी कोई नाराज़गी है किसी की या नहीं? मुझे अब तक किसी ने इस तरह नहीं कहा कि हाँ। ये आप काम क्यों कर रहे हैं या आपका ये काम नहीं है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं जो कि किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी हुकूमत को करते रहना चाहिए। तो केयर टेकर गवर्नमेंट एक जो है ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि एक मुंतखब हुकूमत दूसरी मुंतखब हुकूमत के दरमियान काम को बेहतर करके जाए, ख़राब करके ना जाए, वरना वो फिर हमें ही कहेंगे कि जी आपने 4 साल में सारी चीज़ें 4 महीने में सारा काम ख़राब कर दिया। तो हम भाई कैसे ठीक है, तो हम काम ख़राब नहीं करेंगे, काम बेहतर करके देख के जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत उसको अप्रिशिएट भी करेगी और उसको शायद उससे बेहतर काम करेगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच ताक़ा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।